आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स, जो कि पहला ही चैप्टर है। और अ विलेज ऑफ पालमपुर करके, अ स्टोरी ऑफ पालमपुर, इस तरह से उस चैप्टर को डिफ़ाइन किया गया है। और देखते हैं कि आज इस लेक्चर के माध्यम से हम क्या चीज़ सीखते हैं। और पालमपुर का जो चैप्टर है और जो लोग व्यक्तिगत रूप से पालमपुर में रहते हैं वो इसको कोरिलेटेड की तरह बताइएगा कि कहाँ तक ये चीज़ सही है और किस हद तक मैं ये चीज़ें समझ पाया। देखिए, आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। और हमारे लेक्चर में जो बेसिकली क्लास 9th की इकोनॉमिक्स है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अगर आप जानते हैं एनसीईआरटी के बारे में, मैंने कई बार बताया भी है कि आप एनसीईआरटी प्रेफर करा करिए। उसमें पहला चैप्टर दिया हुआ है द स्टोरी ऑफ द पालमपुर। देखते हैं, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है द स्टोरी ऑफ पालमपुर। अब इस चीज़ को जरा देखते हैं इकोनॉमिक के प्रोस्पेक्टिव से क्या बताने का प्रयास कर रहा है या किन किन चीज़ों पर उसने फोकस किया है। देखिए, सबसे पहले जब हम क्लास 9th की इकोनॉमिक्स स्टार्ट करें, मैं जानता हूं कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट अपलोड हो रही है। पहला चैप्टर आपने बहुत पहले ही पढ़ लिया होगा, बट ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट फर्दर मैटर्स हम आज इस वीडियो को देखते हैं, एंटरटेन करते हैं और कहाँ तक ले जाते हैं वो अभी मालूम चल जाएगा। इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 के लेवल की, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इतना तो समझते होंगे कि बेसिक इकोनॉमिक्स क्या होती है। अगर नहीं जानते हैं तो उस पर फोकस करिए। सबसे पहले हम अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसको आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। इस वर्ड का बेसिक मीनिंग क्या है, या वर्ड के कहना क्या चाहता है हमसे। देखिए, इको का मतलब होता है इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च, या इसको हम कई बार ट्रांस डिसिप्लिनरी भी बोल देते हैं। ये दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। और नॉमिक्स का मतलब होता है अरेंजमेंट, या फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। अब इस चीज पर फोकस करिएगा। इकोनॉमिक्स क्या कहती है? इकोनॉमिक्स कहती है कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेस, और साथ में एक वर्ड और जुड़ा हुआ है अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेस, या कई बार इसको हम मल्टी डायमेंशन अप्रोचेस भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, बहुत सारे डायमेंशंस को समझते हुए, किसी भी सिचुएशन में 3-4 डायमेंशंस को समझते हुए इस पूरे प्रोसेस पर रिसर्च करना, और इस रिसर्च का जो आउटपुट निकला है, यानी 5-6 डिसीजंस हमारे पास में हैं, ऑप्टिमम डिसीजन देखते हुए इसका जो आउटपुट निकला है उसको इंटायर कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करना या अरेंज करना ही कहलाता है इकॉनमी। नहीं समझ में आया? इकॉनमी का बेसिक मतलब ये है कि आपके सामने जो चैलेंजेस हैं, जो मल्टी डायमेंशन अप्रोचेस हैं, उसमें से आप पूरे प्रोसेस को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद एक अपना अरेंजमेंट, एक आर्ग्यूमेंट, एक सेक्शन बनाते हैं, उसको इंटायर कंट्री में इम्पोज करते हैं, अरेंज करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी को कहते हैं इकॉनमी। ये था बेसिक, बहुत बेसिक लेवल का कि इकॉनमी होती क्या है, कहते किसको हैं। अब हम डेफिनेशन पर आते हैं, उससे पहले फटाफट इसको नोट कर लीजिए। हो गया? अब जरा ये देख लेते हैं कि इकॉनमी की बेसिक डेफिनेशन क्या है, इकॉनमी कहती क्या है। देखिए, इकॉनमी की अगर हम क्लास 6 के प्रोस्पेक्टिव से डेफिनेशन देखें तो वो ये कहती है दी चेन ऑफ सप्लाइंग व्हाट, द चेन ऑफ सप्लाइंग मनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, द चेन ऑफ सप्लाइंग मनी, यानी वो चेन जो मनी को सप्लाई करती है, किसको? टू दी कॉमर्शियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटीज या फिर
इंडस्ट्री। अभी मैं आऊँगा, इसका पूरा डिटेल एनालिसिस देखते हैं कि ये डेफिनेशन आई कि नहीं आई। इससे पहले तो समझ में आ गई इकॉनमी क्या है, बट ये डेफिनेशन आनी बहुत ज़रूरी। देखो एक एक वर्ड पर फोकस करो, स्टेप बाय स्टेप। देखो कह रहा है कि द चेन, एक चेन है। अब किन किन लोगों ने चेन देखी है, लिंकिंग्स देखी है। चेन का मतलब क्या होता है, इस तरह से वो चीज़ें चलती रहती हैं, इस तरह से, ये एक अरेंजमेंट, एक इस तरह से सेक्शंस आगे बढ़ते जाते हैं। कह रहा था चेन ऑफ सप्लाइंग मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मनी, निवेश जिसे हम कहते हैं, हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं रुपए, पैसे, यहाँ पर मनी का इस्तेमाल किया है। टू दी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, सवाल उठना चाहिए कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि आप लोग अक्सर देखते होंगे टेलीविजन्स पर, रेडियो पर, या कई बार प्रिंटिंग प्रेसेस पर भी ये चीज़ दिखाई पड़ती है कि किसी भी प्रोडक्ट का जब हम ऐड देखते हैं, जब हम उसका एक तरह से एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि उसको बढ़ा कर बताया जा रहा है, पॉपुलेशन तक पहुंचाया जा रहा है किसी प्रोडक्ट को, उसको हम कहते हैं कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। हालांकि कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में सिर्फ एड्स ही निर्भर नहीं होते हैं, सिर्फ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर एड्स ही नहीं आते बल्कि और भी चीज़ें आती। बट हाँ, बेसिक लेवल पर हम ये बोल सकते हैं कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का मतलब है टेलीविज़न, रेडियो और जो प्रिंटिंग प्रेसेस पे हम किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उसमें जो लगने वाला इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है, उसको हम कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में इरेडिकेट कर सकते हैं। और सवाल उठता है इंडस्ट्री क्या है। अब आप लोगों ने, कई लोगों ने इंडस्ट्री देखी होगी। देखिए बेसिकली इंडस्ट्री का मतलब होता है मैन्युफैक्चरर, यानी जहाँ पर आपने अगर ध्यान दिया हो लेबर काम करती है। आपने देखा होगा आपके आसपास, घर के आसपास छोटी मोटी एक इंडस्ट्री है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर कोई छोटी फैक्ट्री है, जैसे कोई एक मशीन का कोई एक पार्ट बनाया जाता है किसी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, तो आपके घर के पास ये चीज़ हो सकती है। इसको हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्री कहेंगे। तो यहाँ पर तो समझ में आ गया इंडस्ट्री क्या है, मैन्युफैक्चरर, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, और लेबर जहाँ पर पाए जाते हैं। अब इकोनॉमिक्स के प्रोस्पेक्टिव से ये डेफिनेशन आई या नहीं आई, इस पर फोकस करो। देखो द चेन ऑफ सप्लाइंग मनी, पैसा जो धन है उसको सप्लाई करने की जो चेन है, और सप्लाई किसको करना है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड इंडस्ट्री इन द इंटायर कंट्री, इसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स। बहुत ही बेसिक लेवल है इकोनॉमिक्स का, कि जब हमारे पास में मनी है, जब हमारे पास में, जिसको तुम पैसा बोलते हो, जब हमारे पास में मनी है, जब हमारे पास में पैसा है, तब हम उसका कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ और इंडस्ट्रीज़ में कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये दर्शाता है इकोनॉमिक्स। बहुत ही बेसिक पार्ट है इकोनॉमी का। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी से आप अभी क्लास 6 में हैं, या अगर आप कोई दूसरा व्यक्ति मेरी वीडियो देख रहा है तो उसको पता है इकोनॉमिक्स सिर्फ इन्हीं पर निर्भर नहीं करती है, ये डेफिनेशंस हैं इन पर निर्भर नहीं करती है। इकोनॉमिक्स के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे काइंड्स हैं, और एरिया टू एरिया, कंट्री टू कंट्री ये चीज़ें चेंज होती हैं, ध्यान रखना। इकोनॉमी एक स्टैटिक सेगमेंट नहीं है, एक डायनामिक सेगमेंट है, तो उस प्रोस्पेक्टिव को तुमको समझना पड़ेगा। अब इतना समझ में आ गया इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन जो मैंने पहले बताई थी इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। अब मैंने बताया था कि डेफिनेशन, इसकी एक इंटायर डेफिनेशन क्या है वो बताई, कि किस तरह से कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ और इंडस्ट्रीज़ में लगने वाला पैसा अरेंज किया जाता है इंटायर कंट्री में, उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। अब अगर NCERT क्लास 6 की बुक उठाओगे, देखो 50 रुपीज़ की वो बुक आती है। ईमानदारी से बता रहा हूँ, हर व्यक्ति ये चीज़ अफोर्ड कर सकता है, पर हम करते नहीं है। कारण कोई भी हो सकता है, हमारे स्कूल वाले नहीं अलाउ करते, या घर में ऐसा कोई सेक्शन होता है, पर हम अफोर्ड कर सकते हैं। पढ़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त बुक है, ऑथेंटिक बुक है, आप ले सकते हैं। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो जब वो चैप्टर शुरू करते हैं, मतलब जब उन्होंने अपना कंटेंट दिया है, अपना इंडेक्स दिया है, उससे पहले एक बहुत ही बेसिक चीज़ को बताया है, जो कि है द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक बार हम उस पर भी नज़र डालेंगे कि वो क्या है, उससे पहले फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। हो गया? अब ज़रा ये कपड़ा कुछ ज़्यादा साफ़ है तो इस पर फोकस मत करिएगा कि इतना ज़्यादा
साफ कपड़ा कैसे आ गया। अब जरा एनसीईआरटी के बेसिस पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चीज़ें बताई गई हैं उस पर फोकस करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी क्लास 6 में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतना ज़्यादा तो नहीं बताया गया फॉर अ वेरी बेसिक लेवल, पर उसमें जिस चीज़ के बारे में बताया गया है वो है प्रीएम्बल। अब जानते हैं प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल का मतलब होता है प्राख्यान। जैसे अगर आपने हिंदी पढ़ी है, हालांकि आपने हिंदी पढ़ी होगी, वहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि हम संकेत लिखते हैं, देन संदर्भ लिखते हैं और फिर हम व्याख्या करते हैं। संदर्भ का मतलब क्या होता है? संदर्भ का मतलब वो होता है कि जो उस व्याख्या के बारे में बता रहा हो, कि बेसिकली ये जो पैराग्राफ तुम पढ़ने जा रहे हो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके आयाम क्या है। इसी तरह से हम जिस चीज़ पर फोकस करने जा रहे हैं वो है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं कि प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एनसीईआरटी क्लास 6 पहले ही पेज, आई थिंक सो पहला नहीं है, दूसरे पेज पर ये चीज़ बहुत ही क्लियरली मेंशन है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन, अब मैं आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इकोनॉमी की क्लास चल रही है, इकोनॉमी का लेक्चर है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आ गया भाई? तो मैं एक चीज़ बता दूं, आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो चाहे हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, अब हालांकि पॉलिटी आपके पास अभी नहीं होगी, और चाहे साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, पहले जो पेज पे या दूसरे पेज पे जो चीज़ दी हुई है वह है कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको पढ़ना अति आवश्यक है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ बताई गई है। अगर हम संविधान की बात करें, आप लोग सुनते होंगे कि संविधान हमारी कंट्री में सर्वोपरि है, सुप्रीम है, उन्हीं से हर चीज़ बनी है, उसी से हर चीज़ का फॉर्मेशन हुआ है। तो जो ये पीपल है, जो इंटायर पीपल हैं कंट्री के, वो क्या कहते हैं उसको समझिए। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं तो ये जो लोग हैं ना, ये जो पीपल हैं कंट्री के, ये क्या कहते हैं, बहुत ध्यान समझना। ये कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हालांकि डेफिनेशन में बताऊंगा तो समझ में आपको नहीं आएगा, मैं स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ। वो ये कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो इस भारत देश के नागरिक हैं वो एक संकल्प लेते हैं, वो एक संकल्प लेते हैं कि हम इस भारत को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, पूरी सत्य निष्ठा के साथ इसका गठन करेंगे। यानी हम एक तरह से ओथ लेते हुए ये चीज़ बता रहे हैं प्रीएम्बल में कि हम जो कि सिटीज़न हैं, नागरिक हैं इस भारत देश के, एक संकल्प लेते हैं कि भारत की गणना हम पूरी सत्य निष्ठा से करेंगे और भारत को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे, उस कुछ वर्ड्स पर फोकस करिएगा, वहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं कि कैसे हम ये चीज़ वहाँ पर इम्पोज करेंगे। और पहला वर्ड है सोवेरेन, सेक्युलर और सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अगर आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड्स मिल जाएंगे। हालांकि मैं डेफिनेशन बता सकता था पर उस पर फोकस करने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी इन सब वर्ड्स पर है। देखिए सोवेरेन का क्या मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हो सकता है आज आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, यहाँ तक कि आप सिविक्स भी पढ़ेंगे, अभी आपके पास सिविक्स है, आप जब सिविक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। सोवेरेन का मतलब होता है सुप्रीमेसी, यानी सुप्रीम अथॉरिटी जो है बिल्कुल टॉप लेवल पर। जैसे अगर सोवेरेन को समझेंगे तो अगर आप जानते हैं जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, हमारी जो भारतीय सरकार है, वो सुप्रीम है इंटायर कंट्री में। कोई भी इनर ग्रुप, कंट्री के इनर या एक्सटर्नल ग्रुप, कोई भी इनर ग्रुप या कोई भी एक्सटर्नल ग्रुप इसको अंडरव्हील नहीं कर सकता है, इसको क्वेश्चन या इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, इसको एंटरटेन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट है, भारतीय सरकार है। सोवरेन का एक पार्ट है जो कि सुप्रीमेसी बताता है
कि इस इंटायर कंट्री में जो सुप्रीमेसी है, जो सबसे ऊपर लेवल के एक सेक्शन है जो कंट्री को गवर्न करता है, वो इंडियन गवर्नमेंट है। ठीक है, सोवरेन समझ में आ गया। अब देखो सेक्युलर क्या है। सेक्युलर का मतलब होता है, इसको तुम बोल सकते हो धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता यानी आपने ये चीज़ें अवश्य देखी होंगी कि अभी मैं जब ये चैप्टर बताऊंगा उसमें भी ये चीज़ बताई गई है कि जो वर्ड है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेक्युलर। हम हर बार ये चीज़ बात करते हैं, अगर आप पेपर वगैरह पढ़ते हैं या आपका थोड़ा सा रुझान ज़्यादा है इस सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में लेकर के, आपने पढ़ा अवश्य होगा कि कई बार हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, या जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं, वो हर बार ये बात कहते हैं कि हमें सेक्युलर होना पड़ेगा। हर बार अगर आप कोई कंट्रोवर्सी देखते हैं, कोई इशू देखते हैं जो वुमेन से रिलेटेड है या राइट टू इक्वालिटी को डिस्टर्ब करता है, इन सब कंडीशंस में हम देखते हैं कि बार बार बोला जाता है हमें सेक्युलर रहना। यानी मतलब क्या है, अगर आप सेक्युलर वर्ड को समझेंगे ना कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है क्या। आप जानते हैं कि जो भारत है इसकी हिस्ट्री क्या रही है। यहाँ पर मुग़ल आए थे, ब्रिटिश आए, बहुत अलग अलग समाज के अलग अलग दृष्टिकोण के लोग यहाँ पर आए, और हम जो लोग इस समय प्रेजेंट कंडीशन में जो रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिव नेचर के लोग हैं। यानी हमारे पास बहुत सारे रिलीजन हैं इंटायर कंट्री में, हमारे पास बहुत सारी कास्ट हैं, हमारे पास बहुत सारे माइंडसेट्स हैं, हमारे पास बहुत सारी धारणाएं हैं। इन सब पे मैं बात करूँगा। इन सब इंटायर चीज़ों को जो डील करता है वो है सेक्युलर, धर्मनिरपेक्षता। यानी हमें किसी दूसरे धर्म को लेकर अग्रेसिव नहीं होना है, किसी को सिट बैक के रूप में नहीं देना है। हमें ये नहीं करना है कि अगर हम मेजॉरिटी हैं और कोई दूसरा व्यक्ति माइनॉरिटी है तो वो इस चीज़ को डिस्टर्ब ना करे। और आप जानते हैं इन सब चीज़ों के आगे अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से पढ़ें तो एक वर्ड लिखा जाता है राइट टू। यानी इन सब चीज़ों में अगर एक व्यक्ति कोई लाभ पा रहा है तो दूसरे व्यक्ति को भी सेम लाभ मिलना अति आवश्यक है। और इस पर मैं बात करूंगा आगे। सोवरेन का मतलब सुप्रीमेसी है, सेक्युलर का मतलब है धर्मनिरपेक्षता। हमें सेक्युलर होना पड़ेगा, ये अति आवश्यक है। किसी दूसरे धर्म को लेकर के, किसी दूसरे जाति को लेकर के, किसी दूसरे व्यक्ति के धारणा को देख करके, उसके माइंडसेट को देख करके हम उसको जज नहीं कर सकते। और आप जानते हैं कि इंटायर कंट्री में बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो सिर्फ इस वर्ड की वजह से आज इकोनॉमी को कितना डिस्टर्ब करते हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा बाद में मालूम चलेगा, पर ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। सोशलिस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सोशलिस्ट यानी समाजवाद। आप जानते हैं कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे उसमें बताया गया है कि जो सोशल राइट्स हैं व्यक्ति के, वो हर व्यक्ति को समान रूप से मिलने चाहिए। और मैं बताऊंगा अभी आगे इस चैप्टर में जिक्र किया गया है, बताया गया है कि किस तरह से उनको डिवाइड किया गया है। एक व्यक्ति जो किसी अपर क्लास से बिलोंग करता है, एक व्यक्ति जो एक पैदाइशी मैं बोलूँ कि एक अपर लेवल का व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं दबाता है उस व्यक्ति को जो एक लोअर क्लास से बिलोंग करता है। इस चैप्टर में द स्टोरी ऑफ द पालमपुर में इतना ज़बरदस्त इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जो अपर क्लास के लोग हैं उन्होंने एक तरह का डिवीज़न बना दिया है। हालांकि उनकी भी मानसिकता नहीं है ऐसी, पर बन गया है। आज की कंडीशन में हम इसको प्रेजेंटली फेस कर रहे हैं। और ये हमारे सिर्फ इकोनॉमी नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और तमाम सोशियोलॉजी में भी अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसके बारे में ज़रूर बताया गया है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इस पर फोकस करना पड़ेगा। समाजवाद को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं कि समाजवाद का मतलब क्या है। जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं, सोशल इश्यूज़ काफ़ी बताया जाता है कि राइट टू सोशलिटी हमें देखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें एक इमर्सिव कल्चर बिल्डअप करना पड़ेगा। अगर हम किसी एक ऐसे ग्रुप से आते हैं जो एक अपर क्लास का है और दूसरा व्यक्ति का लोअर क्लास का है,
तो राइट टू सोशलिटी ये कहता है कि हमें और उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जितने राइट्स हमारे पास में हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए हैं, उतने ही राइट्स उसके पास भी हैं। उसको दबाना ये कहाँ की प्रथा है और ये कहाँ का एक पॉजिटिव अप्रोच है कि हम उसको एक सिटबैक के रूप में ले लें। तो कहीं ना कहीं इंडिया में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वर्ड तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मैंने यहाँ पर लिखा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक वे में जो गवर्नमेंट काम करती है। बेसिकली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है द गवर्नमेंट हु वर्क्स अंडर the principles of democracy या रिपब्लिक, यानी वो गवर्नमेंट जो काम करती है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी या फिर रिपब्लिक, इसी को कहा जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंटायर अगर गवर्नमेंट को देखें इंटायर कंट्री में तो ये इशू कहीं ना कहीं बहुत दिखता है, न्यूज़पेपर्स में भी हमें दिखाई पड़ता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ एरियाज़ में बेसिकली उस प्रिंसिपल्स पर काम नहीं कर रही है जो कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के माध्यम से उसको काम करने के लिए आवंटित किया गया था। और यही कारण है कि कुछ एरियाज़ में सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सब तरीके के मुद्दे, इन सब तरीके के डायमेंशंस हमें दिखाई पड़ते हैं। खैर वो सब्जेक्ट हमारा नहीं है, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, 6th क्लास में हैं और हमारे माइंडसेट से जितनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो इस लेक्चर में मौजूद है। तो फटाफट से इसको नोट कर लो। अब आते हैं अपने एग्जैक्ट टॉपिक पर जो कि है द स्टोरी ऑफ द पालमपुर। हो गया। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किन चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है और किन किन चीज़ों के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा था लेक्चर के स्टार्टिंग में। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से मेरी एक एक लाइन को समझना है आपको, और डाउट है तो कमेंट अवश्य करना है। देखिए, पहले जैसे मैंने बताया था स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये पहला चैप्टर है एनसीईआरटी में 6th क्लास की, और इसमें पहली हेडिंग दी गई है ओवरव्यू, यानी इस चैप्टर के ओवरव्यू एट अ ग्लांस के बारे में बताया जा रहा है। कह रहा है द पर्पस, एक एक वर्ड पर फोकस करना है। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन and this we do through a story of hypothetical village called पालमपुर। देखिए, इंटायर जो चैप्टर है, ये जो इंटायर स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है, ये प्रोडक्शन के डायमेंशंस पर काम करने वाला है। समझ पा रहे हैं आप? प्रोडक्शन के डायमेंशंस पर काम करने वाला, यानी किसी भी चीज़ की उत्पादकता, उसका उत्पादन कैसे होता है, वो हम तक कैसे पहुंचती है, प्रोडक्शन कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करने वाला है। ये इंट्रोडक्शन दिया है उसने। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। अब देखो, पालमपुर के बारे में वो डिस्क्राइब कर रहा है कि अब पालमपुर कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत ध्यान समझना और विजुलाइज करते चलना। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर एक विलेज है, हो सकता है आप जहाँ पर रह रहे हो उसका नाम पालमपुर हो, ये भी हो सकता है। तो एक विलेज है, विलेज विजुलाइज करो कि एक विलेज है जहाँ पर फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन दैट विलेज। फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर ही एकमात्र वहाँ पर ऑक्यूपेशन है, लोग उसी को करते हैं और उसी से अपनी लाइवलीहुड, पूरा उनका डे है या उनका जो जिसे कहते हैं खाना जिस चीज़ से आता है वो फार्मिंग है। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एसेट्रा। यानी फार्मिंग तो है ही, और साथ में जो हमारे स्मॉल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे डेयरीज़ होती हैं। आप देखते हैं कि गांव में कई जगह यहाँ पर चट्टे दिखाई पड़ते हैं, या जो स्मॉल एक्टिविटी जैसे कुछ लोग कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, घर से अचार वगैरह बनाना, या जो छोटे मोटे काम हैं, ये भी इस विलेज में होते हैं। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो। कोई भी चीज़ को जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो उस प्रोडक्शन में जाहिर सी बात है कि हमें चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वही चीज़ वो बता रहा है कि दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड्स वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। भाई सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने में हमें रिसोर्सेज की मदद लेनी ही पड़ेगी, स्वाभाविक है। और कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स एंड मनी। अब इसको मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ। देखो, इसने बताया नेचुरल रिसोर्सेज।
मान लो कि तुम चावल को बोना चाहते हो, उसको प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो क्या करोगे? सबसे पहले तुम्हारे पास में लैंड होनी चाहिए। सबसे पहले उसने क्या बताई थी, वो कहता है कि नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स के पास में आ रहा है तुम्हारे। दूसरा उसने बताया मैन मेड आइटम्स। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास लैंड है, खेत को जोतना नहीं पड़ेगा क्या? और 3-4 बार करना पड़ता है उसमें, एक ही सेक्शन में नहीं कि एक बार खेत को जोत दिया, पानी भर दिया और चावल को बिछा दिया और बढ़िया अपना सब कुछ होने लगा। नहीं, कई सारे उसके स्टेजेस होते हैं, कई सारी चीज़ें जा कर के तब आखिरी में जा कर के वो चीज़ बनती है। तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, मैन मेड आइटम्स, ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, मैन मेड आइटम्स। और ह्यूमन एफर्ट्स और मनी, सीधी सी बात है, किसी व्यक्ति के बिना ये चीज़ संभव है क्या? नहीं। और पैसा, उसके बिना क्या ये संभव है? नहीं। अगर उसके बिना संभव होती तो आज हर 30 मिनट में एक किसान आत्महत्या नहीं कर रहा होता, एग्रीकल्चर का इतना बुरा हाल नहीं होता। आगे वो कह रहा है, एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। देखो, तुम ये सोच, जितना भी ताम झाम कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, मनी एफर्ट्स लगा रहे हो, इंस्ट्रूमेंट्स ला रहे हो, इसका उद्देश्य क्या है? इसका मकसद क्या है? इसका ओरिएंटेशन क्या है? बेसिकली तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए या तुम्हारे गांव में या तुम मार्केट कवर करना चाहते हो तो अलग विषय है, कि गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचा सको। सीधी सी बात है, उस रॉ मटेरियल से, चावल से तुम कुछ बनाओगे, उसको भेजोगे, कहीं पर ट्रांसपोर्ट करोगे और सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। तो इंटायर जो ओरिएंटेशन है वो ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सके। अब वो दे रहा है इंट्रोडक्शन, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आने वाला है। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। ये जो विलेज है ना, ये जो विलेज है, ये जो पालमपुर विलेज है, ये और विलेजेस से भी अच्छे खासे तरीके से कनेक्टेड है। यानी कनेक्टिविटी के प्रोस्पेक्टिव से कोई भी दिक्कत इस विलेज में नहीं है। ध्यान रखना है एक एक वर्ड पर, कनेक्टिविटी एक प्लस पॉइंट है, कनेक्टिविटी इसकी ज़बरदस्त है। रायगंज एक विलेज है, अगर आप वाकई में पालमपुर में रहते तो बताइएगा कमेंट करके कि रायगंज कोई विलेज है आपके पास। रायगंज अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर एक रायगंज विलेज है, और इस 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू Raiganj and further on to the nearest